अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरशाद और इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट डेटा कलेक्शन एक्सेल टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी वो टेस्टिंग फेज में है। इस दौरान हमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स इस एक्सेल टेम्पलेट में फिल करके रखनी है ताकि हम उसको बाद में बल्क में सर्वर पे अपलोड कर सकें। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि खुद से बनाए गए एक्सेल टेम्पलेट में डेटा एंट्री ना करें। जो ये एक्सेल टेम्पलेट एनआईसी ने प्रोवाइड किया है, इसी में सारी डेटा एंट्री करें। इस एक्सेल टेम्पलेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल टेम्पलेट में 4 वर्कशीट्स हैं: इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट डेटा, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन और मास्टर। लेकिन जो भी आपको डेटा एंट्री करनी है वो आपको स्टूडेंट डेटा वर्कशीट में करनी है। डेटा एंट्री करने से पहले आपको इस फाइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप इस फाइल को प्रिपेयर करें, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत भी जाया होगी और आपका डेटा भी सर्वर पे अपलोड नहीं हो पाएगा। सबसे पहली प्रिपरेशन यूडाइस कोड के बारे में है। सेल E3 में आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड लिखना है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के बगैर यूडाइस कोड इसमें फिल करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके यूडाइस कोड का लीडिंग जीरो ओमिट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम E3 सेल का टाइप चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका सेल टाइप रखा हुआ है जनरल। हम इसको जनरल से चेंज करके टेक्स्ट टाइप में चेंज करेंगे। टेक्स्ट में कन्वर्जन के बाद आप सेल E3 में सही से अपने स्कूल का यूडाइस कोड लिख पाएंगे। इसके अलावा हमें 3 फुल कॉलम्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉलम F डेट ऑफ बर्थ कॉलम को, कॉलम J आधार नंबर को और कॉलम AC डेट ऑफ एडमिशन कॉलम। इस एक्सेल टेम्पलेट में डेट्स का फॉर्मेट DD-MM-YYYY रखा गया है, लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मेट में डेट एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली अपने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेल डैशेस को स्लैशेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हमें अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से हमें इन डेट कॉलम्स को भी टेक्स्ट कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इस पूरे कॉलम F को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर F पे क्लिक करके। उसके बाद इस पूरे कॉलम का टाइप हम जनरल से टेक्स्ट रखें। इसके बाद अगर हम इसमें एंट्री करेंगे डेट की, तो ये ठीक से इसमें एंटर हो पाएगा। इसी तरह हमें आधार नंबर कॉलम और डेट ऑफ एडमिशन कॉलम्स को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सभी प्रिपरेशंस करने के बाद आप इसमें डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल E3 में अपने स्कूल का यूडाइस कोड लिखें और क्रॉस चेक करें कि आपने सही यूडाइस कोड लिखा है। बाकी हेडर इंफॉर्मेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट और स्कूल का नाम ऑप्शनल। स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले उसकी क्लास लिखें। अगर स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ता है तो 1 लिखें, अगर क्लास 2 में पढ़ता है तो क्लास 2 लिखें। इसी तरह अगर क्लास 10, 11, 12 में पढ़ता है तो अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट क्लास लिखें। नर्सरी के लिए PP3 लिखें, LKG के लिए PP2 लिखें और UKG के लिए PP1 लिखें। ये सारा इंफॉर्मेशन फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन शीट पे दिया गया है। फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन शीट पे क्लिक करें। कॉलम नंबर 1 जो है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। वापस स्टूडेंट डेटा वर्कशीट पे जाएंगे, अप्रोप्रिएट क्लास लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास 2 का बच्चा एनरोल करूंगा। इसके बाद अप्रोप्रिएट सेक्शन लिखें। जिस सेक्शन में स्टूडेंट एनरोल्ड हो वही वाला सेक्शन लिखें। सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन लिखी हुई है। सेक्शन A के लिए 1, सेक्शन B के लिए 2 एटसेट्रा। अगर आपके स्कूल में सेक्शंस नहीं है तब भी आपको सेक्शन 1 लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर लिखें, जो उसका क्लास रोल नंबर होगा। स्टूडेंट का नाम लिखें। जेंडर के लिए फिर से फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन शीट कंसल्ट करें। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखें। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारे डेट्स स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में लिखें, DD-MM-YYYY। अगर आपका डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इसका मतलब है आपने प्रिपरेशन नहीं की है इस कॉलम पर। अप्रोप्रिएटली इसकी प्रिपरेशन करें, इसको टेक्स्ट टाइप में चेंज करें। इसके बाद मदर्स नेम लिखें, फादर्स नेम लिखें, गार्डियन का नाम ऑप्शनल है। कॉलम नंबर 10 में स्टूडेंट का 12 डिजिट आधार नंबर लिखें और कॉलम नंबर 11 में स्टूडेंट का नाम एज पर आधार लिखें। कॉलम नंबर 11 में आपको स्टूडेंट का नाम बिल्कुल वैसे लिखना है जैसा उसके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। जो भी स्पेलिंग आधार कार्ड पे हो, बिल्कुल वही स्पेलिंग यहाँ पे एंटर करनी है। कॉलम नंबर 12 में स्टूडेंट का प्रेजेंट एड्रेस लिखे। एड्रेस मिनिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। कॉलम नंबर 13 में 6 डिजिट का पिन कोड लिखे। कॉलम नंबर 14 में स्टूडेंट का या उसके पेरेंट का मोबाइल नंबर लिखे। कॉलम नंबर 15 और 16 ऑप्शनल है, उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कॉलम नंबर 17 में आपको स्टूडेंट की मदर टंग मेंशन करनी। मदर टंग का कोड जानने के लिए मास्टर वर्कशीट पे क्लिक करें।
और वहां से अप्रोप्रिएट कोड देख के कॉलम नंबर 17 में एंटर करें। इसी तरह कॉलम 18 के लिए सोशल कैटेगरी का कोड फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वर्कशीट से चेक करें और कॉलम नंबर 18 में एंटर करें। अगर ये स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करता है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, तो फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वर्कशीट से अप्रोप्रिएट कोड देख के कॉलम नंबर 19 में एंटर करें। कॉलम नंबर 20 में आपको लिखना है क्या ये बच्चा बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, तो 1 लिखें। अगर बीपीएल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो 2 लिखें। कॉलम नंबर 21 में आपको लिखना है क्या ये बच्चा एएवाई बेनिफिशियरी है, तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 22 में आपको मेंशन करना है क्या ये बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 23 में आपको मेंशन करना है क्या ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि क्या ये डिसेबल्ड चाइल्ड है। अगर इस बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। इसके बाद कॉलम नंबर 24 में इम्पेयरमेंट टाइप लिखना है। ये तभी लिखना है अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है। अगर ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो कॉलम नंबर 24 ब्लैंक छोड़े, अदरवाइज यहाँ पे आपको इम्पेयरमेंट टाइप लिखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट टाइप कोर्स के लिए आपको मास्टर शीट कंसल्ट करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 25 में आपको मेंशन करना है क्या ये स्टूडेंट इंडियन नेशनल है या नहीं। कॉलम नंबर 26 तभी एप्लीकेबल है अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल था और इसको मेन स्ट्रीम किया गया। अगर ये आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड था तो यहाँ पे 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 27 तभी एप्लीकेबल है अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड हो। अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड रहा है तो इसको कब मेन स्ट्रीम किया गया है, यहाँ पे उसका कोड लिखना है। कोड के लिए फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन पे जाएं। मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड नहीं है। कॉलम नंबर 28 में बच्चे का एडमिशन नंबर लिखें, जिस एडमिशन नंबर के अंडर इसको स्कूल में रजिस्टर किया गया। इसी तरह एडमिशन डेट लिखें। एडमिशन डेट एंट्री करते टाइम भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको DD-MM-YYYY फॉर्मेट में एडमिशन डेट लिखना है। कॉलम नंबर 30 सिर्फ 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इस कॉलम में आपको स्टूडेंट की स्ट्रीम का कोड लिखना है। उसके लिए भी आप फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन शीट को कंसल्ट करें। यहाँ पे स्ट्रीम्स के कोड्स दिए हुए हैं। अगर एप्लीकेबल हो तो अप्रोप्रिएट स्ट्रीम कोड्स एंटर करें। कॉलम नंबर 31 में आपको स्टूडेंट का प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस लिखना। अगर ये बच्चा पिछले साल भी इसी स्कूल में पढ़ रहा था तो आपको 1 लिखना है। अगर ये बच्चा पिछले साल किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था तो 2 लिखना। इसी तरह से अगर ये स्टूडेंट पिछले साल आंगनवाड़ी में पढ़ रहा था तो 3 लिखें। और अगर इस स्टूडेंट ने पिछले साल अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया था या ये आउट ऑफ स्कूल था तो आपको ऑप्शन 4 लिखना। कॉलम नंबर 32 में आपको लिखना है कि ये स्टूडेंट पिछले साल कौन सी क्लास में पढ़ रहा था। आप देख सकते हैं मैंने इसका करंट क्लास जो है वो 2 दिखाया है और पिछले साल ये क्लास 1 में पढ़ रहा था तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। कॉलम नंबर 33 सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका एडमिशन RTE या EWS के अंडर किसी प्राइवेट स्कूल में हुआ था। कॉलम नंबर 34 में आपको मेंशन करना है क्या ये बच्चा प्रीवियस क्लास में एग्जाम में अपीयर हुआ था या नहीं हुआ था। कॉलम नंबर 35 में प्रीवियस एग्जाम का रिजल्ट लिखना है। इसके कोड्स जानने के लिए हम फिर से फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वर्कशीट पे जाएंगे। अगर ये बच्चा पास हुआ था तो 1 लिखें। अगर ये बच्चा पास हुआ था ग्रेस मार्क्स के साथ तो 2 लिखें। अगर ये बच्चा रिपीटर है या इसने पास नहीं किया या इसको डिटेन किया गया सेम क्लास में तो 3 लिखें। और अगर मास प्रमोशन हुई है तो 4 लिखें। कॉलम नंबर 36 में आपको इस स्टूडेंट के पिछले एग्जाम की मार्क्स परसेंटेज लिखनी है। कॉलम नंबर 37 में आपको ये लिखना है कि ये बच्चा पिछले एकेडमिक ईयर में कितने दिन स्कूल आया है। अगर इस स्टूडेंट को फ्री यूनिफॉर्म मिला है तो कॉलम नंबर 38 में 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। इसी तरह अगर इस स्टूडेंट को फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 40 में आपको मेंशन करना है क्या इस बच्चे को कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। अगर इस बच्चे को कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप मिला है तो कॉलम नंबर 41 में आपको उस सेंट्रल स्कॉलरशिप का कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड आपको मास्टर वर्कशीट से मिल जाएगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट को कोई स्टेट स्कॉलरशिप मिला है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 45 सिर्फ CWSN बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये बच्चा CWSN है तो क्या इसको कोई फैसिलिटी मिली है। फैसिलिटी के कोड्स जानने के लिए फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वर्कशीट पर जाए। अगर ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़े।
कॉलम नंबर 46 स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में है। अगर इस बच्चे को कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो 1 लिखे, अदरवाइज 2 लिखे। कॉलम नंबर 47 तभी एप्लीकेबल है अगर इस बच्चे को कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का कोड लिखना है अगर इस बच्चे को कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। कोड्स जानने के लिए फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन पे जाएं। अगर इस बच्चे को कोई ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर है तो कॉलम नंबर 48 में 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 49 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में है। अगर इस बच्चे को ADHD है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 50 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में है। अगर ये बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 51 वोकेशनल कोर्सेज के बारे में है। अगर ये बच्चा किसी वोकेशनल कोर्स में एनरोल्ड है तो 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिखें। कॉलम नंबर 52, 53 और 54 तभी एप्लीकेबल है अगर ये स्टूडेंट किसी वोकेशनल कोर्स में एनरोल्ड है, अदरवाइज इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरीके से आपको सभी स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री इस एक्सेल टेम्पलेट में करनी है। सारे स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री कंप्लीट करने के बाद आपको इस डेटा को वैलिडेट करना है, लेकिन डेटा वैलिडेट करने से पहले आपको मैक्रोज को एनेबल करना पड़ेगा। मैक्रोज को एनेबल करने के लिए ऑप्शंस पे जाएं और एनेबल दिस कंटेंट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। इससे मैक्रोज एनेबल हो जाएंगे। मैक्रोज एनेबल करने के बाद वैलिडेट डेटा बटन पे क्लिक करें। अगर आपके डेटा में कोई भी एरर है तो यहाँ पे वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एरर्स दिखा रहा है, जिन कॉलम्स में प्रॉब्लम होगी वो येलो कलर से हाईलाइट होंगे। ओके बटन पे क्लिक करें और फिर एक एक करके सभी कॉलम्स को चेक करें कौन सा कॉलम येलो कलर से हाईलाइटेड है। जैसे यहाँ पे कॉलम 17 में मैं इस दूसरे स्टूडेंट की मदर टंग का कोड लिखना भूल गया हूँ। मैं यहाँ पे इसकी मदर टंग का कोड लिख लेता हूँ। इसके अलावा इस दूसरे स्टूडेंट का मैं इम्पेयरमेंट टाइप लिखना भूल गया। मैंने इसको CWSN स्टूडेंट में यस किया है तो यहाँ पे मुझे इम्पेयरमेंट टाइप भी लिखना पड़ेगा। कॉलम नंबर 30 भी येलो है क्योंकि ये स्टूडेंट 11th क्लास का है और मैंने यहाँ पे स्ट्रीम मेंशन नहीं की है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम मेंशन करूंगा। इसकी स्ट्रीम आर्ट्स है तो मैं 1 लिखूंगा। कॉलम नंबर 32 में इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट की करंट क्लास 11 है और मैं प्रीवियस क्लास 1 दिखा रहा हूँ। इसकी प्रीवियस क्लास 10 होनी चाहिए। सभी येलो कलर्ड कॉलम्स को करेक्ट करने के बाद फिर से वैलिडेट डेटा बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद ओके पे क्लिक करें और फाइल को सेव करें। याद रखें, डेटा एंट्री के दौरान हर एंट्री के बाद फाइल को सेव करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस एक्सेल टेम्पलेट को सर्वर पे कैसे अपलोड करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे रेक्टिफाई करना है।